ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट दीजिए, पानी पी लेते हैं फिर। एमपी से कोई है? एमपी से बहुत लोग हैं यार, श्रद्धा, बहुत लोग एमपी से हैं क्लास में। तो अच्छा देखो, चलो आज एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आज सभी का। एक तो देखो क्या है यार, केजीएस स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। केजीएस स्टोर में आपको मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर की अब जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है, ठीक है। करंट अफेयर की क्या दिक्कत है वो मैं आप लोग बता देता हूँ। रोशन, इवनिंग, गुड भाई सभी को। चलिए, आज बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एनर्जी के साथ जुड़े हैं क्लास में। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, अगर आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो या आपके कोई यार दोस्त अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर की ये बुकलेट आई है केजीएफ स्टोर में, ये आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यूपीएससी के करंट अफेयर मैगजीन भी दोस्तों आ गई है, इसको भी आप लोग आप अपने और संग साथी और भी जो आपके दोस्त हैं बता सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कॉन्टूर देखा था, यस और नो? पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कॉन्टूर, हाँ कि ना? ठीक है, कॉन्टूर में दोस्तों मैंने क्या बनाया था, एक एक पहाड़ बना के दिखाया था, और ये कॉन्टूर लाइंस थी ना, कॉन्टूर लाइन थी। अगर आउटर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, अगर आउटर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये बताइए आरएल। बिल्कुल नीतू, निवेदिता, देखिए क्या है कि असम स्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ लॉन्च हो जाएगा धीरे धीरे। अब प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टील होगा ना। हाँ, वेरी गुड श्रद्धा। आउटर से सेंटर की तरफ जब आते हैं आरएल इंक्रीज होता है, वेरी वेरी गुड, ठीक है, इंक्रीज होता है, वेरी गुड यार, हाई होगा, वेरी वेरी गुड। तो कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, तो ये लोग आप फटाफट फटाफट दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया था, कॉन्टूर्स आर द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल और सेम एलिवेशन पॉइंट, और ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्टूर आरएल ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम। और क्यों निकालते हैं आरएल, कॉन्टूर क्यों निकालते हैं? अब धीरे धीरे हर मंथ की आएगी ना, मंथली भी आती है और ईयरली भी आती है, समझ गए राहुल? चलिए ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए दोस्तों, कॉन्टूर यूज इन, कॉन्टूर यूज इन इंजीनियरिंग वर्क, कॉन्टूर यूज इन इंजीनियरिंग वर्क इन मैनी वेज, इन मैनी वेज, ठीक है। कई सारे तरीके से हम दोस्तों कॉन्टूर का यूज करते हैं, खुद सोचो कॉन्टूर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कहीं हाई एलिवेशन है कहीं लो एलिवेशन है, तो दोस्तों आप कैनाल बना सकते हैं, कैनाल बना सकते हैं। या आपको अगर पता हो, अगर आपको डेप्थ पता हो, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, रिजर्वायर कैपेसिटी निकाल सकते हो, बहुत सारे हैं कॉन्टूर्स के। तो आप ये लिख लीजिए दोस्तों, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ रोड, कैनाल, रेलवे ट्रैक, सीवर लाइन, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ रोड, कैनाल, रेलवे, रोड,
कैनाल, रेलवे, रेलवे ट्रैक, सीवर, पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक पर पाइपलाइन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ डैम रिजर्वायर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ डैम रिजर्वायर, इसलिए भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट लिख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ न्यू इंडस्ट्री, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डी क्या बोलता है, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन कटिंग एंड फिलिंग, टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन फिलिंग एंड कटिंग, ये लिख लीजिए। गुड इवनिंग भाई बिट्टू, लिखिए फटाफट। यहाँ यहाँ कैनाल कॉन्टूर्स का यूज आता है, कॉन्टूर का यूज यहाँ यहाँ आता है, क्या ये बात समझ में आई? अब दोस्तों, हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैप जब हम बनाते हैं तो जनरली कभी कभी मैप में हम क्या करते हैं, लाइंस के आगे उनका एलिवेशन भी लिख देते हैं, समझ में आ रहा है? मैप्स को और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए उनमें आप एलिवेशन भी लिख देते हैं, क्लियर हो गई ये वाली बात। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अंडर वाटर कॉन्टूर्स लाइन ड्रॉ करते हैं उन्हें बैथीमेट्रिक कॉन्टूर बोलते हैं या सबमरीन कॉन्टूर बोलते हैं, ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। देखा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इन ऑर्डर टू enhance the significance of map, in order to enhance the significance of map, relative elevation of point, are also indicate help of contour, हेल्प ऑफ कॉन्टूर, बात समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नोट के फॉर्म में लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये आप बहुत ध्यान से रखिएगा, इफ कॉन्टूर्स आर ड्रॉन, पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है, बिलो द वाटर सरफेस, below the water surface, these are termed as submarine contour, are termed as submarine contour, these are termed as submarine contour, fathoms या bathymetric curve, ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्टूर ड्रॉ किए हैं अंडर वाटर अगर आपने कॉन्टूर ड्रॉ किए हैं तो उन्हें बैथीमेट्रिक कर्व बोलते हैं, ये एक बार एग्जाम में आ गया है, ठीक है।
देखा दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है। जब मैंने आपको पिछली क्लास में वो पहाड़ के कॉन्टूर बना के दिखाए थे, तो उसका 50-50 मीटर के एलिवेशन थे। हर 50-50 मीटर पे आपको कॉन्टूर बनाए हुए थे कि नहीं बनाए हुए थे, तो उसका कॉन्टूर इंटरवल कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कॉन्टूर इंटरवल। अगली हेडिंग डालिए दोस्तों कॉन्टूर इंटरवल। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो मान लीजिए एक ड्राइंग मैंने आपके सामने रखी, ये कॉन्टूर मैप है। ये कॉन्टूर मैप, ठीक है। अब मान लो ये दोस्तों क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 50 मीटर कॉन्टूर है, ठीक है। ये 100 मीटर कॉन्टूर है, 150 मीटर कॉन्टूर है, 200 मीटर कॉन्टूर है, और ये 250 मीटर कॉन्टूर। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, पूरे मैप में जो कॉन्टूर इंटरवल 50 का है, मतलब हर 50-50 मीटर के इंटरवल पे आपने कॉन्टूर लाइनें बनाई हैं, यस और नो। अब ये अगर 50 मीटर की कॉन्टूर है, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कितनी हाइट पर हैं, 50 मीटर फ्रॉम द मीन सी एलिवेशन, फ्रॉम द मीन सी लेवल, 50 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल, यस और नो। बताएं दोस्तों, यस और नो। और जहां तक कोशिश करते हैं दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे मैप में सेम कॉन्टूर इंटरवल है, ताकि आप उस मैप को आसानी से पढ़ सको। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम ही रखते हैं, मगर अगर रखोगे सेम तो आपको कॉन्टूर इंटरवल आसानी से आप पढ़ सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द it is the vertical distance between two consecutive contour, between two consecutive between two consecutive contour, ठीक है। it is desirable to have, it is desirable, it is desirable to have constant contour interval, constant contour interval, it is desirable to have constant contour interval. However, in some cases, yeah, by constant contour interval, by constant contour interval, it is easy to read the contour map, it is read, it is easy to read contour map, and to have idea about, and to have idea about steepness and steepness and flatness of slope। क्लियर है? देखो मैंने क्या बोला, दो कॉन्टूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे कॉन्टूर इंटरवल बोलते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, कि जहां तक कोशिश करते हैं कॉन्टूर इंटरवल सेम रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? ताकि आप आसानी से कॉन्टूर मैप को पढ़ सको, ताकि उस मैप से ग्राउंड पे कितनी स्टीपनेस है, कितनी फ्लैटनेस है, ये आपको पता लग सके। ठीक है? अब यहां पर एक नोट लिखते हैं,
मुझे एक बात बताइए, कॉन्टूर इंटरवल जितना कम होगा उतने आपको कॉन्टूर लाइन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कम बनाने पड़ेंगे? कॉन्टूर इंटरवल जितना कम होगा, कॉन्टूर इंटरवल जितना कम होगा उतनी कॉन्टूर लाइन ज्यादा बनानी पड़ेंगी, कम बनानी पड़ेंगी? बताओ भाई। उतनी ज्यादा बनानी पड़ेंगी, उतना ही प्रिसाइज डेटा आपके पास होगा। जितनी कॉन्टूर लाइनें ज्यादा होंगी उतनी आप इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, उतना प्रिसाइज आपका मैप होगा कि नहीं होगा? बताइए मुझे, यस और नो गाइस। तो जितना कम कॉन्टूर इंटरवल होगा उतना प्रिसाइज मैप बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो। ये क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन रीजन में। स्मॉलर इज कॉन्टूर इंटरवल, स्मॉलर इज contour interval, smaller is contour interval, more is the precision. ये लिख लीजिए, वेरी वेरी गुड। जितना स्मॉलर कॉन्टूर इंटरवल जितना कम होगा उतना प्रिसाइज दोस्तों आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, इसमें कॉन्टूर इंटरवल कितना है? 50 मीटर। इस वाले में कॉन्टूर इंटरवल 50 मीटर है। क्लियर है? तो कॉन्टूर बता तो रहा हूं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कॉन्टूर कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल कॉन्टूर को आप 2 डायमेंशनल में शो कर देते हो, है ना? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ चलिए आगे बढ़े। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कॉन्टूर क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वाटर बॉटल का, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। पानी की बॉटल है दोस्तों, ये पानी की बॉटल है। अब मुझे अगर कॉन्टूर इस पानी की बॉटल का कॉन्टूर लाइन बनाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो तो क्या होंगे कॉन्टूर, देखो ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी? अब इसे अगर 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन बनाना है तो ऐसे कुछ बनाओगे आप? यस और नो? तो जैसे आप आउटर से सेंटर की तरफ जा रहे हो, देखो हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो ये किसकी कंटूर हो गई? ये वाटर बॉटल की कंटूर। ठीक है, एक कॉन्टूर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम एलिवेशन पे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं कॉन्टूर इंटरवल की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये है, द कॉन्टूर इंटरवल डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर। द कॉन्टूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। अब यहां पर आप मुझे बताइएगा स्केल ऑफ मैप, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है स्केल ऑफ मैप? अभी मैं आपसे पूछूंगा स्केल ऑफ मैप बड़े होने से कॉन्टूर इंटरवल कम होगा ज्यादा होगा? ठीक है, सेकंड आपका क्या है? पर्पस ऑफ मैप। थर्ड क्या है दोस्तों? थर्ड आपका है नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अब ये दो नेचर हो सकते हैं, एक दोस्तों हो सकता है फ्लैट और एक हो सकता है स्टीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइम। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका? नेक्स्ट आपका है कॉस्ट। अब आप देखो बहुत ध्यान से, स्केल ऑफ मैप जितना ज्यादा होगा कॉन्टूर इंटरवल उतना ज्यादा होगा कम होगा? ध्यान से सोच के बताना दोस्तों, ध्यान से सोच के बताना।
स्केल ऑफ मैप जितना ज्यादा, कॉन्टूर इंटरवल उतना ज्यादा या उतना कम? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों फटाफट। देखो स्केल, हाँ वेरी वेरी गुड यार। स्केल जितना ज्यादा, मतलब स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस जितना कम होगा स्केल उतना बड़ा होगा। अगर ग्राउंड डिस्टेंस कम तो कॉन्टूर इंटरवल भी कम होगा कि नहीं होगा? वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ मैप। अगर दोस्तों आपको क्या पर्पस है? रिकनाइसेंस पर्पस है। अगर आपका पर्पस रिकनाइसेंस है, रफ सर्वे करना है, तो कॉन्टूर इंटरवल को ज्यादा रखोगे कम रखोगे? बताइए भाई। वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। रिकनाइजेशन मतलब रफ सर्वे कर रहे हो। रफ सर्वे का मतलब क्या हो गया? आपको कम डिटेल चाहिए, कम डिटेल चाहिए तो आप कॉन्टूर इंटरवल बढ़ा सकते हो ना। कॉन्टूर इंटरवल बढ़ा दोगे तो कम डिटेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई बताओ मुझे। अगर रफ सर्वे कर रहे हो, देखो कॉन्टूर इंटरवल जितना दोस्तों कम रहेगा उतनी लाइनें ज्यादा ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक। अगर रफ सर्वे करना है तो कम लाइनों से काम बन जाएगा। कॉन्टूर इंटरवल दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कॉन्टूर इंटरवल क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? अगर फ्लैट ग्राउंड है तो कॉन्टूर इंटरवल के बारे में बताइए दोस्तों। अगर फ्लैट ग्राउंड है, अगर इसमें आपने कॉन्टूर इंटरवल बढ़ा दिया तो एक लाइन यहां आएगी, दूसरी लाइन हो सकता है बाहर चली जाए। अगर फ्लैट ग्राउंड है तो आपको दोस्तों पास पास आपको लाइनें रखनी पड़ेंगी। तो कॉन्टूर इंटरवल बहुत कम। फ्लैट ग्राउंड है तो इसका मतलब लेवल के बीच में, इनके बीच के जो लेवल है वो डिफरेंस कम होगा, तो कॉन्टूर इंटरवल दोस्तों कम रखना पड़ेगा। और यही स्टीप ग्राउंड है। अगर स्टीप ग्राउंड है तो देखो एक लाइन यहां पर, तो दूसरी लाइन क्या है दोस्तों? दूसरी लाइन यहां पर, तीसरी लाइन यहां पर। कॉन्टूर इंटरवल यहां पे बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि देखो बढ़ाओगे तो भी लेवल क्या है दोस्तों? यहां पर स्टीप ग्राउंड है। कॉन्टूर इंटरवल क्या है दोस्तों? आप यहां बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई जल्दी। टाइम, टाइम के बारे में देखते हैं। अगर समय कम है, अगर समय कम है, आप कम सर्वे करना चाहते हो तो कॉन्टूर इंटरवल क्या हो जाएगा? कॉन्टूर इंटरवल क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। समय कम है तो कॉन्टूर इंटरवल को बढ़ाना पड़ेगा ना दोस्तों। कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम है तो कॉन्टूर इंटरवल को क्या करना पड़ेगा? अगेन बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्टूर इंटरवल बढ़ाओगे तो कम लाइनें आएंगी, कम लाइनें आएंगी तो कॉस्ट बचेगी कि नहीं बचेगी? बताएं दोस्तों। इस वाली टेबल में कोई डाउट? इस वर्क के लिए अब देखो बहुत ध्यान से। जैसे कोई जंगल है, आपने आर्मी में क्या होता है, उसका एक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी होता है कॉन्टूर मैप बनाने का। तो जंगल का आप कॉन्टूर मैप बनाते हो, आप उसे आप ही डिकोड कर सकते हो, नॉर्मल इंसान डिकोड नहीं कर सकता। ये है वाली बात। कॉन्टूर मेरे पास होंगी, जंगल पहाड़ है कहीं, पहाड़ में जंगल है, तो उसका मैप नहीं बनाते, उसका हम कॉन्टूर मैप बनाते हैं। ठीक है? क्या ये सारी चीज समझ में आई? स्केल ऑफ मैप बड़ा तो ग्राउंड डिस्टेंस छोटा, ग्राउंड डिस्टेंस छोटा तो आपको कॉन्टूर इंटरवल कम रखने पड़ेंगे।
ठीक है, नाइट सेंस। रफ सर्वे कर रहे हो, कॉन्टूर इंटरवल बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। फ्लैट सर्वे से कॉन्टूर इंटरवल कम, स्टीप सर्वे से कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा, समय कम है कॉन्टूर इंटरवल बढ़ा दीजिए, कॉस्ट कम है तो कॉन्टूर इंटरवल बढ़ा दीजिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, चलिए देखिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से, एक ये कॉन्टूर है, एक ये कॉन्टूर है। मान लीजिए 101 मीटर की कॉन्टूर है, 102 मीटर की कॉन्टूर। दो पॉइंट्स जो हैं, दो पॉइंट्स वर्टिकली कितनी डिस्टेंस के डिफरेंस है? 1 मीटर की डिफरेंस। दो पॉइंट्स वर्टिकली कितने डिफरेंस पे? 1 मीटर पे। हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है? हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है? ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, तो x पॉइंट जो है कितने आरएल पे है? 101 मीटर पे। पॉइंट y जो है कितने आरएल पे है? 102 मीटर पे। तो इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर है। हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इसे बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझ में आ गया दोस्तों? बताइए मुझे, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझ में आया? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between, it is the horizontal distance between any two points on consecutive, ये लिख लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव में जो पॉइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। देखो डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। फिर अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइंस। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइंस। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बताएं। देखो बहुत ध्यान से देखो, सीडी का एग्जांपल ले लेते हैं। सीडी का एग्जांपल, एक ये सीडी है, ठीक है, और एक ये सीडी है, ठीक। अब देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। वर्टिकली ये कितनी दूरी पर है? ये कॉन्टूर हो गया। हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। समझ में आया? हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नहीं, वर्टिकल इक्विवेलेंट नहीं होगा ना, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा। देखो ना बहुत ध्यान से देखो, ये पॉइंट y है, ये पॉइंट x है। ये मीन सी लेवल से 101 मीटर की दूरी पर है, ये 102 मीटर की दूरी पर है। तो वर्टिकली, वर्टिकल डिस्टेंस इनके बीच की तो ये होगी ना, इनके बीच की वर्टिकल दूरी तो ये होगी ना। इनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होगी? ये होगी। होगी कि नहीं होगी? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये एक सिनेमा हॉल है, ये एक सिनेमा हॉल है, ठीक है। ये रो नंबर 1 है, इसके जस्ट 1 मीटर ऊपर ये रो नंबर बी है, इसके जस्ट ऊपर रो नंबर सी है। ये दोस्तों क्या है, यहाँ चेयरें लगी हुई हैं, यहाँ चेयर लगी हुई हैं और यहाँ चेयर लगी हुई है, ठीक है। सुनो बहुत ध्यान से। अब ये रो नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है।
दोस्तों ये मीन सी लेवल से 1 मीटर ऊपर है, ये मीन सी लेवल से 2 मीटर ऊपर है, मान लेते हैं। तो ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये दोस्तों 2 मीटर की कॉन्टूर है, ये 1 मीटर की कॉन्टूर है। अब ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, ये होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वर्टिकल इक्विवेलेंट क्या है, वो तो कॉन्टूर के बीच पर डिफरेंस है ना, वो तो 1 मीटर है। समझ में आया? बताओ भाई, सिनेमा हॉल वाले एग्जांपल से समझ में आया? अब माउंटेन वाली जो ड्राइंग थी ऐसे थी, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 2000। अब देखो, भले ही हम ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जब जा रहे हैं तो अब देखो, माउंटेन में स्लोप होता है ऐसे, माउंटेन में ऐसे स्लोप होता है, ऐसे समझाता हूं। माउंटेन का ये स्लोप है, ये जो मेरी उंगली है, यहां से एक लाइन पास कर रही है 2000 वाली। अब ये जो मेरा हाथ का ये वाला पोर्शन है, यहां से एक लाइन पास कर रही है 2250 वाली। ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वर्टिकली कितने ऊपर है, 50 मीटर पे। हॉरिजॉन्टली, अब देखो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, देखो बहुत ध्यान से, ये पेन अगर मैं रखता हूं तो मेरा हाथ इधर है, तो हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। अब समझ में आया? भाई बताइए, समझ में आ गया? 0 मीटर कॉन्टूर क्या बताता है, अगर मैं समुद्र तल पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो क्या होगी, 0 मीटर कॉन्टूर। वो क्या बताएगा, मीन सी लेवल का सरफेस ही बताएगा, वो मीन सी लेवल का सरफेस बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन में लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, जो 0 मीटर कॉन्टूर होता है वो क्या बताता है, वो मीन सी लेवल ही बताता है। लिख लीजिए, 0 मीटर कॉन्टूर इंडिकेट कोस्ट लाइन। 0 मीटर कॉन्टूर इंडिकेट कोस्ट लाइन या मीन सी लेवल। क्या ये बात समझ में आई? अब जो कॉन्टूर लाइन होता है, कॉन्टूर लाइन के बगल में ही उसका एलिवेशन लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक रूल है। कॉन्टूर लाइन के बगल में ही उसका एलिवेशन लिख देते हैं। सो द एलिवेशन ऑफ द कॉन्टूर इज रिटन ऑन कॉन्टूर इटसेल्फ। द एलिवेशन ऑफ कॉन्टूर इज बीन मार्क्ड ऑन कॉन्टूर इटसेल्फ। द एलिवेशन ऑफ कॉन्टूर is marked on contour itself। देखिए 2 पॉइंट समझ में आए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कॉन्टूर लाइन के बगल में ही उसका एलिवेशन लिख देते हैं। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए? तीसरे पॉइंट पे चलें। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, टू कॉन्टूर लाइन, दो कॉन्टूर। अब देखो बहुत ध्यान से, ये कॉन्टूर है, ये कॉन्टूर है, ये 100 मीटर की कॉन्टूर है, ये 101 मीटर की कॉन्टूर है। क्या कभी कोई दो कॉन्टूर लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं? क्या कभी दो कॉन्टूर लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के दो एलिवेशन नहीं हो सकते। मीन सी लेवल से एक पॉइंट एक ही एलिवेशन पे होगा, या तो ये 100 मीटर पे होगा या ये 101 मीटर पे होगा। बात समझ में आई? तो कभी भी दो कॉन्टूर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, बस।
कंडीशन क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन ये होता है जब हम 3 डायमेंशन डायग्राम को 2 डायमेंशन में बनाते हैं तब आपको ओवरलैप करानी पड़ती हैं, मगर 3 डायमेंशन डायग्राम में कभी भी 2 कॉन्टूर ओवरलैप नहीं करती हैं। ये रही ये वाली बात। क्यों नहीं करती, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि एक पॉइंट मीन सी लेवल से 2 हाइट पर नहीं हो सकता है। चलिए लिखते हैं। हाँ, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, वो देख के बताऊंगा अभी मैं आपको। टू कॉन्टूर लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू कॉन्टूर लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट अदर except in case of overhanging cliff, except in case of overhanging cliff, ठीक है, एंड वर्टिकल क्लिफ। ये लिखो, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों आपकी क्या है, देखिए, ओवर हैंगिंग क्लिफ और वर्टिकल क्लिफ। ये है दोस्तों वर्टिकल क्लिफ। ये वर्टिकल क्लिफ है, और ओवर हैंगिंग क्लिफ देखिए कैसी है, दिस इज, ठीक है। चलिए देखिए, ये 100 मीटर है, मान लेते हैं ये 100 मीटर है, ठीक, 100 मीटर है, ठीक है, या 150 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से, देखिए, देखो है, जब इसका कॉन्टूर बना रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्टूर जब बना रहे हैं तो देखो क्या रहा है, कहीं कहीं पे ये कॉन्टूर 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने की वजह से ओवरलैप दिख रहे हैं, ये ओवरलैप दिख रहे हैं, यस और नो, बताइए दोस्तों मुझे। ये रेड वाला देखिए, ये रेड वाला देखिए दोस्तों, है ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है, 3 डायमेंशन चीज को आपको 2 डायमेंशन बनानी है, इसलिए। यहां पर देखिए, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, आप देखो बहुत ध्यान से, अगर आप इसके क्या बनाओगे ये, तो ये ऐसा लगेगा कि दोस्तों एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल क्लिफ। ये क्या है, वर्टिकल क्लिफ है, और ये क्या है, ओवर हैंगिंग क्लिफ। क्लियर है, बनाइए दोस्तों।
लिख लिया? क्या लिखा दोस्तों आप लोगों ने? अब वर्टिकल, अब मैंने थोड़ा सा स्लो बनाया इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं। इसे बिल्कुल वर्टिकल कर दूंगा तो ये एक पॉइंट पे मर्ज होते हुए नजर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ये एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, 3 डायमेंशन चीज को 2 डायमेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो मर्ज होंगे। कॉन्टूर हमेशा एक क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टूर हमेशा एक क्लोज्ड कर्व होते हैं। अगर पेपर में क्लोज नहीं हो रहे तो कहीं और बाहर जाके क्लोज होंगे, मगर होंगे जरूर क्लोज। बात समझ में आ गई? दुनिया गोल है ना, कहीं से चल के आओगे दोबारा वहीं पहुंचोगे। कॉन्टूर लाइंस भी जो होती है क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। अगर पेपर में क्लोज हो रहे हो तो ठीक, नहीं हो रहे हो तो बाहर कहीं क्लोज होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका ईएससी में पूछा गया था। अभी डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन करा रहा था, वहां भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कॉन्टूर की, ये लिख लीजिए आप लोग। अ कॉन्टूर लाइन इज अ क्लोज्ड कर्व। अ कॉन्टूर लाइन is a closed curve. A contour line is a closed curve. However, it may close inside. However, it may close. It may close inside. However, it may close inside or outside the plane. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? हाँ, क्लोज कर्व होते हैं, बिल्कुल श्रद्धा, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड कॉन्टूर सिग्निफाइज, इक्वली स्पेस्ड कॉन्टूर सिग्निफाइज यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप देखो बहुत ध्यान से, ये मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ। यूनिफॉर्म स्लोप होते हैं, अगर कॉन्टूर पास पास होते हैं तो वहां पर स्टीप स्लोप होता है, अगर कॉन्टूर बहुत दूर दूर होते हैं तो वहां फ्लैट सरफेस होता है। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ कॉन्टूर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन इट रिप्रेजेंट स्टीप। इफ कॉन्टूर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर it represents steep slope। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? स्टीप स्लोप। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंट कॉन्टूर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंट कॉन्टूर रिप्रेजेंट फ्लैट सरफेस। जैसे ये देखिए, पहले ये लिख लीजिए फिर इसे समझाता हूं। देखा दोस्तों, ये आपका जो पॉइंट है ये आपके बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए इसे इसे समझें। इसे समझते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कॉन्टूर पास पास हैं क्या बताता है? स्टीप स्लोप बताता है, क्योंकि देखो ना कम डिस्टेंस में आपको वर्टिकल दूरी मिल रही है ना। चाहे ये देखो, ये एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, मान लेते हैं ये 100 मीटर का कॉन्टूर है, ये दोस्तों 95 मीटर का है। 95 मीटर का कॉन्टूर, 90 मीटर का कॉन्टूर, 85 मीटर का कॉन्टूर,
80 मीटर का कॉन्टूर और ये 75 मीटर का। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से, 100 मीटर का 95, 90, 85, 80, और ये एक ऊपर और बढ़ा देते हैं। ये देखो, ये 100 मीटर की लाइन है, 95 की, 90 की, 85 की, 80 की और 75 की। ठीक है, अब इसे जोड़ देते हैं, देखो बहुत ध्यान से। ये कहाँ आया? ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ आया, और ये वाला पॉइंट यहाँ आया। क्लियर है? इसे जोड़ दीजिए। अब देखो, यहाँ देखो स्टीप स्लोप है, यहाँ देखो ऑलमोस्ट फ्लैट स्लोप आ गया। देखो यहाँ पर क्या है? स्टीप स्लोप है, यहाँ पर क्या है? ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व है। तो जहाँ कॉन्टूर पास पास होते हैं वहां स्टीप स्लोप आ जाता है, जहाँ कॉन्टूर दूर दूर होते हैं वहां लगभग लगभग फ्लैट सरफेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बनाइए डायग्राम, इससे आपको पता रहेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। देखो, कॉन्टूर पास पास, कॉन्टूर दूर दूर। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं डिक्रीज इंक्रीज। भाई आप देखो ना, अगर आप यहां से आ रहे हो इधर से, तो आप देखो कॉन्टूर इंक्रीज कर रहा है बट फिर भी फ्लैट सरफेस है। अगर आप इधर से आ रहे हो, कॉन्टूर डिक्रीज कर रहा है फिर भी फ्लैट सरफेस है। तो डिपेंड करेगा ना, अगर इंक्रीजिंग है तो फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर और इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप सरफेस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आप यहां से इधर जा रहे हो तो कॉन्टूर डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्टीप सरफेस नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लैट सरफेस भी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखा दोस्तों? अब देखिए, अगर ऐसी कॉन्टूर होती हैं, सेट ऑफ क्लोज्ड कॉन्टूर आइदर अ हिल और पॉन्ड। ठीक है, देखो अगर ऐसे कॉन्टूर, ठीक है, ऐसे कॉन्टूर हैं 100 मीटर, 101 मीटर, 102 मीटर, 103 मीटर, 104 मीटर, 105 मीटर, 105, 4, 3, 2, 1, और ये देखो 100 मीटर यहाँ आ गया, 101 मीटर यहाँ आ गया, 102 मीटर यहाँ आ गया, 103 मीटर यहाँ आ गया, 104 मीटर
यहाँ आ गया, 105 मीटर यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप ज्वाइन कर लो इन्हें। तो ये क्या है दोस्तों, पॉन्ड है, इसे ज्वाइन कर लो। ये क्या है दोस्तों, हिल है कि नहीं है? तो आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, ऐसे कॉन्टूर होते हैं तो या तो वो हिल दिखाते हैं या फिर या क्या दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट लेस इन स्टीप स्लोप। हॉरिजॉन्टल, हाँ वेरी गुड, ये बोल सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज लेस इन स्टीप स्लोप, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? ये हिल है और क्लिफ है। ठीक है, पॉन्ड है, वैली है, रेवाइन है, पॉन्ड, लेक, रेवाइन, वैली, कुछ भी बोल सकते हैं, पॉन्ड, लेक, रेवाइन या वैली, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप आउटर से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, आउटर से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अगर आरएल कम हो रहा है तो पॉन्ड होगा कि हिल होगा? चलिए फॉर हिल लिख लीजिए, और हिल फ्रॉम आउटर टू सेंटर, फ्रॉम आउटर टू सेंटर, आरएल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बताओ मुझे। कॉन्टूर वैल्यू आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये है कि नहीं, यस और नो? और अगर पॉइंट के लिए देखते हैं, फ्रॉम आउटर टू सेंटर, फ्रॉम आउटर टू सेंटर कॉन्टूर वैल्यू आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? और पॉन्ड फ्रॉम आउटर टू सेंटर कॉन्टूर वैल्यूज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? उमेश, नीतू, सबको समझ में आ रहा है? यूपी ट्रिपल एस वाले बताइए, बिट्टू, शमीम। आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं रिज लाइन और वैली लाइन क्या होती हैं। देखो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिज लाइन एंड वैली लाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिज लाइन एंड वैली लाइन। रिज लाइन एंड वैली लाइन क्या होता है ये देखते हैं। देखो, जैसे पहाड़ हैं, इनके टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ दो तो एक लाइन मिलेगी, उसे बोलते हैं रिज लाइन। और कई वैलीज हैं, इनके बॉटम मोस्ट पॉइंट को जोड़ दो तो उसे बोलेंगे वैली लाइन। पहाड़ों के टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ते चले जाओ तो वो क्या होंगे, रिज लाइन। और वैली के बॉटम मोस्ट पॉइंट को जोड़ते चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, वैली लाइन। समझ में आया? क्या ये बात समझ में? रिज लाइन और वैली लाइन समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, रिज लाइन इज द लाइन जॉइनिंग टॉप मोस्ट पॉइंट अलोंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ हिल।
is line joining topmost point the line joining topmost point along different section of hill along different section of hill। क्लियर है? और वैली लाइन क्या है? वैली लाइन इज line joining lowermost point ठीक है, ऑफ वैली। ये लिख लीजिए, तो सबको समझ में आ रहा है? कह रहे ये वाली बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग। कैसे कैसे कॉन्टूरिंग करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग। देखो दोस्तों, कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं? हमारे पास ये मेथड होते हैं, मेथड ऑफ स्क्वायर, है ना, मेथड ऑफ स्क्वायर होता है, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेक्योमेट्रिक मेथड और डायरेक्ट मेथड। और एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड। इन तरीके से कॉन्टूरिंग की जाती है, ठीक है। देखो, जब भी कभी छोटा एरिया होता है, तो मेथड ऑफ स्क्वायर से करते हैं। हम पूरे एरिया को स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं और उन स्क्वायर्स में हम क्या करते हैं? कॉन्टूरिंग करते हैं। मतलब कॉन्टूर का मतलब आरएल निकालना। अब दो पॉइंट्स का सेम आरएल आ गया तो उसे लाइन में जोड़ सकते हैं। मेथड ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं? इट इज फॉर स्मॉल एरिया वेयर contour required at small interval। नेक्स्ट लिख लीजिए मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये किसके लिए होता है? फॉर रेल, रोडवेज। अगर इसके लिए आप कॉन्टूरिंग कर रहे हैं तो मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेक्योमेट्रिक के लिए कब होता है? जब आपका हिली एरियाज होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिली एरियाज के लिए कौन सा मेथड ऑफ कॉन्टूर यूज करते हैं? टेक्योमेट्रिक मेथड। और डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं? फॉर लार्ज एरिया, फॉर लार्ज एरिया, फॉर लार्ज स्केल मैप। फॉर लार्ज स्केल मैप ग्राउंड सरफेस इरेगुलर हो। पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हिली एरिया होता है टेक्योमेट्रिक मेथड, रेल रोडवेज के लिए क्रॉस सेक्शन मेथड है। जब छोटा एरिया होता है तो स्क्वायर मेथड। जब लार्ज स्केल हो, ठीक है, लार्ज स्केल मैप हो और ग्राउंड इरेगुलर हो, तो कौन सा मेथड होगा? तो आपका डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है।
क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस कंप्लीट्स योर कॉन्टूर का कॉन्टूर वाला चैप्टर में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, दीज पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरी थ्योरी मैंने आप लोग को लिखा है, बताइए। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कर्व्स, वो स्टार्ट करते हैं। कर्व्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैथमेटिकल है पूरा का पूरा। कर्व्स के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फोटोग्रामेट्री, फिर थ्योरी ऑफ एरर और फिर प्लेन टेबल सर्वे। तो वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ फिनिशिंग दी सर्वे। सर्वे को दोस्तों हम लोग पूरा फिनिश करने वाले हैं। कुछ ही चैप्टर हमारे बचे हैं, छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, सिंपल सर्कुलर कर्व। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? सिंपल सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्कुलर कर्व का मतलब होता है, सर्कुलर कर्व का क्या मतलब होता है? सर्कुलर कर्व का मतलब होता है, देखो सर्कल का क्या मतलब होता है? किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। हाँ या ना? दो टेंजेंट है, इनके बीच का डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, तो ये जो पॉइंट है, इनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो ये सेंटर एंगल होगा, ये क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन एंगल होगा। क्लियर है? तो क्या बताया मैंने? पॉइंट कर्व के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। कर्व के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। है ना? हाँ, वेरी गुड। पॉइंट्स ऑन कर्व, पॉइंट्स ऑन कर्व आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखा दोस्तों? बिल्कुल उमेश, मैं आज देखता हूं आपने क्या मेल किया है। ये है सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है? कभी आपने गाड़ी देखी है हाईवे पे चलती है, टर्न आता है, टर्न आता है, देखो ना। जैसे मान लो ये आपकी रोड है, ठीक है, फिर आपकी ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये क्या है दोस्तों? सिंपल सर्कुलर कर्व है। तो यहां पर होता क्या है, सर्वे इंजीनियर को ये पॉइंट्स देने होते हैं, ठीक है, सेट करके ये पॉइंट्स देने होते हैं, और हाईवे इंजीनियर क्या करता है? इसे कंस्ट्रक्ट करता है, फिर इन पॉइंट्स के अलोंग, इन पॉइंट्स के अलोंग फिर रोड को बनाता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये कौन देता है? ये दोस्तों एक सर्वे इंजीनियर देता है। ये पॉइंट्स कौन देता है? ये एक सर्वे इंजीनियर देता है। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व के बाद दोस्तों क्या है? कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व कैसा होता है? देखिए बहुत ध्यान से। कंपाउंड कर्व क्या है? एक ये कर्व है और दूसरा ये कर्व है। अलग अलग रेडियस के दो कर्व हैं, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है। ये R2 है, ये R1 है। जब भी कभी देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, जब भी कभी वॉल्यूम कैलकुलेशन तो हमने कर ली ना,
वॉल्यूम कैलकुलेशन तो हमने कर ली दोस्तों वॉल्यूम वाले चैप्टर में, क्लियर है। तो देखिए बहुत ध्यान से, O1 O2, ऑरिजिन से इस वाले कर्व का रेडियस R1 है, ठीक है, ये कर्व 1 है, और ये क्या है दोस्तों, कर्व 2, ये O2 है, इसे बोलते हैं कंपाउंड कर्व। जब एक कर्व के साथ दूसरा कर्व भी जुड़ा हो तो ये क्या होता है, कंपाउंड कर्व होता है, ठीक है। रिवर्स कर्व क्या होते हैं, रिवर्स कर्व क्या होते हैं दोस्तों, ये लिखा आप लोगों ने, रिवर्स कर्व क्या होते हैं, देखिए एक कर्व ऐसे आ रहा था, दूसरा कर्व ऐसे चला गया, देखो एक कर्व ऐसे था, ठीक है, और एक कर्व ऐसे आ गया, ये देखो इसका ओरिजिन यहाँ पर, इसका ओरिजिन है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, क्लियर है। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, कर्व 1 कर्व 2 मान लीजिए, ये कर्व 1 है और ये क्या है, कर्व, दिस इज रिवर्स कर्व। एक आता है ट्रांजिशन कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसे आप कैसे जोड़ते हैं, धीरे धीरे कर्वेचर बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कर्वेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका है सिंपल कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या आपने हाईवे में पढ़े होंगे ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, गाड़ी ऐसे चढ़ी, अप हो गई और फिर क्या हो गई, ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं इसे प्लान में देखूं, प्लान में देखूंगा तो एक तरफ आपको स्टेयरिंग राइट को घुमाना पड़ेगा, एक तरफ आपको स्टेयरिंग लेफ्ट को घुमाना पड़ेगा, तो ये क्या है, रिवर्स कर्व है, मतलब जो भी एक तरीके का कर्व है उसका उल्टा दूसरी तरफ कर्व है, समझ में आया, एक तरफ गाड़ी को आप राइट घुमा रहे हो, एक तरफ गाड़ी को आप लेफ्ट घुमा रहे हो, तो रिवर्स कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं, जब भी कभी इन्फाइनाइट रेडियस से R रेडियस पे गाड़ी मूव करती है तो जर्क लगता है, तो ये जर्क ना लगे, हम इस इन्फाइनाइट से R रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, बाई ट्रांजिशन। और सेंट्रीफ्यूगल भी आप देते हो ताकि आप आराम से सेंट्रीफ्यूगल आप क्या करो, अपर एज को रेस कर सको, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आराम से लगे, एकदम से आपको सडन ना लगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आप हाईवे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब ट्रांजिशन कर्व आप लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, क्या आप लोग देखोगे हाईवे में, देखा दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। देखो
ये देखिए, ये सिंपल सर्कुलर आपको बनाना है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, और आपको पता है सिंपल सर्कुलर कर्व ये वाला है, ये ब्लैक वाला, चाहें तो आप रेड से भी कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल सर्कुलर, सिंपल सर्कुलर, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, अब एक चीज देखिएगा आप लोग, कर्व के हर पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। कर्व के हर पॉइंट से सेंटर तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। अब इसी कर्व को हमें पूरा ध्यान से देखना है, इसके कंपोनेंट हमें ध्यान से देखने हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए मतलब जहां से हमने शुरुआत की, पॉइंट बी जहां से हमने खत्म की, हमारी शुरुआत यहां से हो रही है, फिर घूम के कर्व आया, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये दोस्तों ऑरिजिन है और ये क्या है, डेस्टिनेशन है। एक ऑरिजिन है और एक क्या है, डेस्टिनेशन है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। और ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ कर्व है। ये दोस्तों सेंटर ऑफ कर्व है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं जीरो चेनेज पॉइंट। वो चेनेज पॉइंट, यहां से हमारा कर्व स्टार्ट, मतलब हमारी ये रोड स्टार्ट हुई है, जीरो चेनेज पॉइंट, जीरो चेनेज पॉइंट। क्लियर है ये वाली बात। पॉइंट बी क्या है दोस्तों, पॉइंट बी जहां पर हमारी ये रोड खत्म हो रही है, यहां पर हाईएस्ट चेनेज होगी। अगर आप चेनिंग करते हुए जा रहे हो तो इस पॉइंट की हाईएस्ट चेनेज होगी, हाईएस्ट चेनेज पॉइंट, हाईएस्ट चेनेज पॉइंट। क्लियर है ये वाली बात। T1 क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कर्व। T2 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंस। क्लियर है। T क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कर्व पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट कहां मिल रही है, V पे, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अल्फा क्या है, सॉरी, डेल्टा क्या है, डेल्टा है दोस्तों आपका डिफ्लेक्शन एंगल, और अल्फा क्या है, इंटरसेक्शन एंगल। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको डेल्टा दे दूं और आपसे अल्फा पूछूं, निकाल सकते हो। अगर मैं आपको डेल्टा दे दूं और आपसे अल्फा पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हो। बताओ भाई, कैसे निकलेगा। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 180 माइनस डेल्टा, 180 माइनस डेल्टा, ठीक है। 180 माइनस डेल्टा। क्या इतना समझ में आया। इतना लिखिए। इतना लिखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिखा।
चलिए बढ़िया। T2B क्या होता है? ये होता है दोस्तों फॉरवर्ड टेंजेंट। और T1A क्या होता है? ये होता है बैकवर्ड टेंजेंट। T2B क्या होता है? फॉरवर्ड टेंजेंट। T1A क्या होता है दोस्तों? बैकवर्ड टेंजेंट। कितना लिख लिया? सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है। फॉरवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑरिजिन, कहां खत्म हो रहा है? डेस्टिनेशन। जीरो चेनेज, हाईएस्ट चेनेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिफ्लेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, ऑरिजिन, रेडियस। बात समझ में आई? समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, बेसिक पैरामीटर ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। बेसिक पैरामीटर ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। बेसिक पैरामीटर क्या क्या है? जैसे कि टेंजेंट लेंथ, पहला है दोस्तों टेंजेंट लेंथ। PT1, क्या? PT2, तो ये क्या है? टेंजेंट लेंथ है। ये क्या है? टेंजेंट लेंथ। क्लियर है? अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो बहुत ध्यान से, अब मुझे क्या चाहिए? VT1 चाहिए। बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ये डेल्टा है तो ये जो बीच वाला एंगल होता है ये डेल्टा/2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ना मैंने। सेंटर से पॉइंट तक की दूरी रेडियस है, ये O है। अब एक चीज देखो, इस टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अगर मुझे VT1 चाहिए तो कैसे निकालूंगा दोस्तों VT1? टेंजेंट लेंथ चाहिए, तो आप ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल कौन सा? EOT1, EOT1, इस ट्राइंगल को देखो आप लोग बहुत ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखो। ये देखिए, ये O है, ये V है, ये T1 है, और ये परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर। देखो मैच लग रही है यहाँ पर, ये रेडियस है, ये डेल्टा/2 है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां मैं cos थीटा ले सकता हूं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस हो गया। तो यहां पर अगर मैं cos डेल्टा/2, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है दोस्तों? OT1, हाइपोटेन्यूज क्या है? या साइन डेल्टा/2 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मुझे दोस्तों VT1 चाहिए ना। साइन डेल्टा/2, साइन डेल्टा/2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर VT1, हाइपोटेन्यूज कितना है? OV, OV हाइपोटेन्यूज दोस्तों कितना है? OV है कि नहीं? अब देखो इससे मेरा आंसर नहीं निकलेगा, आपको tan डेल्टा/2 लेना पड़ेगा। क्यों tan डेल्टा/2 लेना पड़ेगा? tan डेल्टा/2 परपेंडिकुलर बाई बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कौन सा है दोस्तों? OT1 है। तो VT1 जो टेंजेंट लेंथ है, OT1 की वैल्यू कितनी है? R tan डेल्टा/2। देखो पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, समझ में आया? पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, यस और नो? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल आपका मैथमेटिक्स है। बताइए दोस्तों।
हाँ वेरी गुड यार उमेश। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है टेंजेंट लेंथ का, क्या होता है, आर टेन डेल्टा बाई टू होता है, ठीक है। देखा दोस्तों आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए। चलिए सेकंड आपको पैरामीटर देखना है कर्व लेंथ। कर्व लेंथ क्या होता है? वन ये सी था, T1 C T2 ये कर्व लेंथ है, तो ये कैसे निकालेंगे? यहां पर भी सिंपल हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, कर्व्ड लेंथ। T1 C T2 ये कर्व लेंथ है। देखो अगर ये सर्कुलर कर्व है तो ये एक सर्कल का पार्ट है कि नहीं है? ये एल लेंथ है, एल लेंथ क्या हो जाएगी? ये है, ये एल लेंथ है, ये निकालनी है मुझे। देखो बहुत ध्यान से, जब एंगल, जब दोस्तों सेंटर पे एंगल 360 डिग्री होता है तो लेंथ कितनी होती है पूरी? 2 पाई आर होती है। जब सेंटर पे एंगल होगा 1 डिग्री तो लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। जब सेंटर पे एंगल होगा डेल्टा तो लेंथ कितनी होगी? तो दोस्तों लेंथ कितनी होगी? पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू डेल्टा। दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व। एल बराबर लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला भी पूछा गया हुआ है। लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर डेल्टा अपॉन 3। और डेल्टा क्या है दोस्तों? डिफ्लेक्शन एंगल। डेल्टा क्या है दोस्तों? डिफ्लेक्शन एंगल है कि नहीं है? डेल्टा इज डिफ्लेक्शन एंगल, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्व। क्लियर है? देख लीजिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखा दोस्तों, समझ में आ रहा है? दो फॉर्मूले देखे, इसमें 5 फॉर्मूले हैं, दो हमने देख लिए। टेंजेंट लेंथ VT1 या VT2 क्या होता है? आर टेन डेल्टा बाई टू। कर्व की लेंथ 2 पाई आर इंटू डेल्टा डिवाइड बाई 360 डिग्री। समझ में आया? भाई पहले ये तो पढ़ लो, रेलवे में एक्स्ट्रा थिंग जो होंगी वो करा दी जाएंगी, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग, ऑटो क्रैश, ब्रिज, टनल,
ये सारी चीजें करा दी जाएंगी, आप परेशान मत होइए। अभी जो चल रहा है वो तो कंप्लीट कर लीजिए, सर्वे तो कंप्लीट कर लें। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर डेल्टा अपॉन 180 भी लिख सकते हैं, मगर ऐसे याद करना थोड़ा इजी रहता है दोस्त, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप वो जो सिलेबस होगा, जहां जहां तक हम पॉसिबल होगा वो आपको सब कवर कराएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मगर अभी जो प्रेजेंट चीज चल रही है उस पर आप फोकस करिए दोस्तों। पूरा सर्वेइंग आपका कवर हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ 2 से 3 लेक्चर में पूरा सर्वे आपका कवर हो जाएगा। आज देखो 27वां लेक्चर है ये, हाँ कि ना। लगभग इस सब्जेक्ट को हम लोग 54 घंटे पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? सोचिए, किसी चीज को अगर हम 54 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कंटेंट दिया गया है कि नहीं गया है। ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें जो चीज नहीं कराई जाती हम उसके लिए परेशान होते हैं, जो चीज कराई जा रही होती है उस पर हम फोकस नहीं करते। ठीक है दोस्तों। अगले अगले फॉर्मूले पे चलें। दो हो गए, टेंजेंट लेंथ, कर्व्ड लेंथ, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ VT1 हो गई, कर्व्ड लेंथ दोस्तों L हो गई। हाँ, नेक्स्ट पे चलें, एपेक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है इस कर्व में, देखो बहुत ध्यान से। VC, एपेक्स डिस्टेंस इज, ये VC कैसे निकालेंगे आप लोग। धन्यवाद भाई श्रद्धा, धन्यवाद। ठीक है, अब VC निकालना है। पहले कर्व थोड़ा सा ढंग का बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ये O है, ये T1 है, ये T2 है, ये V है, ये C है, ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा बाई 2 है, और ये रेडियस। अब मुझे ट्राइंगल चाहिए VC। अब मुझे क्या निकालना है, एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, VC मतलब कर्व के ऊपर, कर्व के कितना ऊपर, कर्व के कितना ऊपर दोस्तों टेंजेंट मीट कर रही है वो होता है एपेक्स डिस्टेंस। यहां से कितना ऊपर टेंजेंट मीट करेंगी वो होगा एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, VC। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो दोस्तों, आप लोग इस ट्राइंगल को देखिए। ये देखें आप लोग, ये R है, ठीक है, और ये डेल्टा बाई 2 है, ये 90 है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर कहीं C पॉइंट है, यहां पर कहीं C पॉइंट है ना। तो अगर मुझे VC चाहिए तो इन ट्राइंगल, दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैथ्स है, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, EOT1, इस ट्राइंगल में देखो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, VC चाहिए। VC कैसे आएगा दोस्तों, VC कैसे आएगा, VC बराबर क्या हो जाएगा, VC चाहिए, VC कैसे आएगा दोस्तों, OV में से OC घटा दें। VC डिस्टेंस कैसे आएगा, OV में से OC घटा दें, हाँ या ना। और ये जो OC डिस्टेंस है, OC डिस्टेंस कितना है, रेडियस है, OC डिस्टेंस R के बराबर है। अब OV डिस्टेंस कैसे आएगा, cos डेल्टा बाई 2 देख लो आप लोग, cos डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बचा बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, OV है। OV बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन cos डेल्टा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, OV बराबर R sec डेल्टा बाई 2, होगा कि नहीं होगा, R sec डेल्टा बाई 2। और VC के लिए आपको क्या चाहिए, OV माइनस OC, OV माइनस OC, OV की वैल्यू क्या है, R sec डेल्टा बाई 2
माइनस ओ सी की वैल्यू कितनी है, आर है, तो यहां से क्या मैं आर कॉमन ले सकता हूं, तो वी सी बराबर आर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, sec डेल्टा बाई 2 - 1। अगेन एक फॉर्मूला हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपेक्स डिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपेक्स डिस्टेंस। देखिए कोई डाउट हो तो पूछिए। बताओ भाई, बिल्कुल सही बात है। ओसीआर क्यों हुआ, अरे देखो भाई, कर्व के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी रेडियस होती है कि नहीं, ओ, ओ सी, ओ टी टू, ये सब आर ही तो है, ये सब दोस्तों क्या है, आर ही तो है। बताइए कोई डाउट, तीनों फॉर्मूले समझ में आए, क्या तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया, तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया, यस और नो। आगे बढ़े, चलिए बढ़िया, चौथे पे आ जाते हैं दोस्तों, मिड ऑर्डिनेट, चौथा है आपका मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट है दोस्तों, अब सी डी देखिए, ये सी है ये डी है, दिस इज द मिड ऑर्डिनेट सी डी। और ये आपने हाईवे में पढ़ा भी होगा, सेटबैक डिस्टेंस, जब कर्व स्टार्ट होता है तो इतनी दूरी पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो यहाँ वाली गाड़ी को यहाँ वाला विजिबल नहीं होगा, इसी को सेटबैक डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को मिड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, समझ में आया। अब सीडी के लिए दोस्तों मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सीडी मिल जाए, तो एक चीज देखिए, सीडी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सीडी बराबर कैसे लिख सकते हैं, ओसी माइनस ओडी लिख सकते हैं, ओसी माइनस ओडी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ओसी माइनस ओडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो टी वन डी ओ, ठीक है, टी वन डी ओ, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये ओ है, ये डी है, ये टी वन, ये आर है, ये डेल्टा बाई टू है। अब 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो अगर मैं कॉस डेल्टा लिखता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है दोस्तों ओडी, और हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों आर है, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ टी वन है। देखो बहुत ध्यान से, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ ये बेस, तो ओडी कितना हो जाएगा दोस्तों, ओडी हो जाएगा ओ टी वन कॉस डेल्टा बाई टू, और ओ टी वन कितना है आर कॉस डेल्टा बाई टू, बताएं दोस्तों, है नहीं। अब उसके बाद सी डी आपको अगर चाहिए, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी की वैल्यू कितनी है आर, आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू, तो सी डी जो है मिड ऑर्डिनेट,
डी जो है मिड ऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। देखो समझ में आया? बताएं दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स और आपका आंसर आपके सामने। बताइए दोस्तों, कल के लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, समझ में आया? हाँ, डायरेक्ट आते हैं बिल्कुल। अब अगर आपको नहीं याद है तो आप डिराइव करोगे, डिराइव करने में समय जाता है। अगर डिराइव करने में समय जाएगा तो आपको ये याद होने चाहिए। अभी तक 4 देखे हैं, देखो फिर से देख लो। अभी तक 4 देखे हैं दोस्तों, 4। टेंजेंट लेंथ आर टेन डेल्टा बाई 2। सेकंड क्या देखा दोस्तों हमने, कर्व लेंथ 2 पाई आर डेल्टा अपॉन 360। क्या है, एपेक्स डिस्टेंस आर सेक डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2 माइनस 1। मिड ऑर्डिनेट क्या है, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। 4 देखे हैं, हुए याद? आर टेन डेल्टा बाई 2, 2 पाई आर डेल्टा अपॉन 360। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है, आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, है ना। पीसी सी डी क्या है, मिड ऑर्डिनेट है, आर कॉस डेल्टा बाई 2 माइनस 1, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। समझ में आ गया? समझ में आ रहे हैं, आगे बढ़े। बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व। कौन सा है दोस्तों ये, पॉइंट नंबर कौन सा है, 5वां। डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व। डी एंड रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व। देखो बहुत ध्यान से, डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, एक चेन लेंथ, एक चेन लेंथ जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी उसे डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय वन चेन लेंथ एट द सेंटर ऑफ द कर्व। इट इज द एंगल मेड बाय वन चेन लेंथ, it is the angle made by one chain length of curve at center, of curve at center। देखो क्या मतलब हुआ इसका, ये कर्व था आपका सिंपल सर्कुलर कर्व,
ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, एक चेन लेंथ रखी, मान लीजिए 30 मीटर की आपने ये एक चेन लेंथ रखी। ये 30 मीटर की जो चेन है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, दिस इज द डिग्री ऑफ द कर्व। समझ में आया? ये दोस्तों क्या है, डिग्री ऑफ द कर्व है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें केस वन क्या है, फॉर 30 मीटर चेन, 30 मीटर की चेन जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, देखो बहुत ध्यान से। जब दोस्तों एंगल, जब 2 पाई आर होता है तो सेंटर पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखो ऐसे निकाल सकते हैं। जब लेंथ 1 मीटर होगी तो कितना सेंटर पे एंगल होगा, 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर। जब आपकी लेंथ 30 मीटर है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा, 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 30 मीटर। ये है दोस्तों डिग्री ऑफ कर्व। क्या ये बात समझ में आई? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1718.9 डिवाइड बाई आर। तो डिग्री ऑफ कर्व को आज के बाद कैसे याद रखना, 1719 डिवाइड बाई, दिस इज द डिग्री ऑफ द कर्व। 30 मीटर की चेन कितना एंगल सबटेंड करती है, कितना एंगल सबटेंड करती है दोस्तों, इतने इतने डिग्री 1719 डिवाइड बाई आर, इतने डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो डिग्री में आएगा दोस्तों ये डी डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? इसे सॉल्व कर लीजिए, 360 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 पाई। कह रहे, देखा दोस्तों आप लोगों ने? हाँ, 20 मीटर की चेन के लिए भी निकाल सकते हैं। केस टू क्या है, फॉर 20 मीटर चेन, देखो बहुत ध्यान से, और 20 मीटर चेन, 20 मीटर की चेन कितना एंगल सबटेंड करेगी। अब ये कर्व है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कर्व है, ठीक है, और ये कर्व जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डेल्टा सबटेंड कर रहा है। तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने 20 मीटर की चेन रखी है, 20 मीटर की चेन, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे, ये होता है दोस्तों डी डिग्री। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो यहां पर भी आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। जब लेंथ 2 पाई आर होती है तो सेंटर पे एंगल होता है 360 डिग्री। जब लेंथ 1 मीटर होगी तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर। जब लेंथ 20 मीटर होगी तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 20। यही तो डिग्री ऑफ कर्व है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू 1146, बिल्कुल सही बात है दोस्त, 1146, है ना, 1146 पाई आर कर देते हैं। तो डिग्री ऑफ कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे, 1146 डिवाइड बाई आर। ये लिखें, ये दोनों पूछे गए हैं, 1719 और 1146, 1719 और 1146, ये पूछे गए हैं। ठीक है, लिखा दोस्तों।
अब इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ डिग्री एंड रेडियस ऑफ द कर्व। देखो बहुत ध्यान से, देखो प्रैक्टिकल बिल्कुल इंफॉर्मेशन देता हूं। एट फील्ड यूसेज ऑफ डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व। आप देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। एक चीज देखना, मान लो ये कोई हाईवे है ना, ये कोई हाईवे है। अब ये जो कर्व है दोस्तों, ये जो कर्व है, बहुत ध्यान से देखिए, ये कर्व आपने है, अब आपने क्या किया, यहां पर अपनी 30 मीटर की चेन रख दी, 30 मीटर की चेन रख दी, और यहां सेंटर से आपने देखा कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है, डी डिग्री आपको पता लग गया। मान लेते हैं लेट डी डिग्री बराबर 3 डिग्री, ये 3 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा था। आप यहां पर थियोडोलाइट रखोगे, यहां से इस चेन को देखोगे, फिर आप थियोडोलाइट को रोटेट करोगे, आप इस वाले पॉइंट को देखोगे, तो ये 3 डिग्री आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, कि डी डिग्री बराबर 1719 डिवाइड बाई रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, 1719 डिवाइड बाई 3 डिग्री। यहां से रेडियस ऑफ कर्व आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्व। तो फ्रॉम डिग्री ऑफ कर्व किसी एग्जिस्टिंग कर्व का रेडियस निकालने में हेल्प हो जाएगी। फ्रॉम डिग्री ऑफ कर्व रेडियस ऑफ कर्व कैन बी डिटरमाइंड। क्या ये बात समझ में आई? 573 आ जाएगा, चेक करो, 5×3 = 15, 2×21 है। का मतलब ये हो गया, ये जो बीच वाला कर्व है इसका रेडियस कितना है, इसके सेंटर से हर पॉइंट की दूरी है 570। क्लियर है? मैंने ले लिया लेट डी इज इक्वल टू 3 डिग्री, मान लेते हैं ये 3 डिग्री है लेट। तो अगर 3 डिग्री है तो इस कर्व का रेडियस निकल गया। अगर 570 रेडियस होगी तो फिर हम कर्व राउंडर से ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर 50 मीटर रेडियस होगी तो कैसे करेंगे? 50 मीटर रेडियस आपको ड्रॉ करना है। फिर हमें कर्व लेंथ पता चल जाएगी। डेट क्या है दोस्तों आज? 24 जून है ना? समझ में आए आज के सारे पॉइंट? ठीक है, तो कर्व के दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं। तो कल 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कर्व पूरा फिनिश कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज फोटोग्रामेट्री। क्या दोस्तों समझ में आया आज का लेक्चर? चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर मैं यहीं ओवर करता हूं। रिवाइज जरूर करिएगा, कल का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप ये 5 की 5 डेफिनेशन। वेरी वेरी नाइट एवरीवन, ट्राई करिए, फिर बाय एवरीवन।